वेक्टर सदिश के प्रकार। ठीक है, बाकी फैन वगैरह भी चालू कर दीजिए। उधर वाले सदिश के प्रकार। ठीक है, जैसे एक होता है पैरेलल वेक्टर, या जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर सदिश। लिखो, समांतर सदिश। सुना है नाम? सुने हो? कौन सुना है बताओ, क्या होता है समांतर सदिश? बोलो। हाँ, तो रेखाएं क्यों बोल रहे हो? यहाँ तो वेक्टर की बात हो रही है। दो ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड may be same or not। क्या बोला? दो सदिश जिनकी दिशा क्या हो, जिनकी दिशा बोलो समान हो, परिमाण बराबर हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ऐसे सदिश को हम कहेंगे कि वो कैसा वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर। जैसे देखो, एक वेक्टर हमने लिखा कि ये ए वेक्टर है और हमने ये लिखा दूसरा बी वेक्टर है। हम इन दोनों वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। देखो, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। सर आपको कैसे पता है इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता था? लंबाई। तो इसकी लंबाई बड़ी है, इसकी लंबाई छोटी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की? कौन सी डायरेक्शन है? आई कैप, है ना? तो ये दोनों कौन से वेक्टर कहलाएंगे? पैरेलल या ये समांतर सदिश हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि समांतर सदिश किसे कहते हैं, तो बता दोगे? क्या बताओगे? दो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड चाहे बराबर हो या ना हो। दूसरा होता है इक्वल वेक्टर। देखो, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? समान सदिश। ये क्या होते हैं समान सदिश? बोलो 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 जी। दोनों समान हो, दिशा भी, तभी तो कहेंगे दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। तो यहां लिखें, क्या लिखूं? टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड क्या? मैग्नीट्यूड। दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी और दिशा दोनों क्या हो? समान हो। उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो कैसे हैं? समान सदिश हैं। जैसे एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, दूसरा है ये बी वेक्टर। देख लो, यहाँ दोनों की लंबाई भी बराबर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। दो लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नीट्यूड को। तो ये क्या चीज है? ये तो वेक्टर का चिन्ह हो गया, और ये जो लाइन आपने लगा दिया है, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नीट्यूड को। तो दो ऐसे सदिश जिनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और दिशा भी सेम हो, उन्हें हम कहेंगे कि वो दोनों क्या हैं? समान सदिश हैं। ठीक, चलो आगे। हाँ रुके हैं बाकी।
जब तक लिख नहीं जाएगा जब तक नहीं जाऊंगा, ठीक है। आज कोई कम है, कौन नहीं आया कि सब आए? 1 2 3 4 5 6 7 11 है लगभग, है ना। वो तुम्हारा साथी गायब है, बस मंडे तक से आएंगे। कुछ जन पेपर ओपर दई के गाँव घूमे जाते तो का बड़े बूढ़े का आशीर्वाद लगी है। अरे तुम लोग ऐसे नहीं ध्यान दिलवाते हो, लग तो गया पाई। चलो आगे, लिख गया है पक्का। चलो एक और है अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश, लिखो। विपरीत सदिश, इसमें क्या होगा? परिमाण समान, दिशा अलग अलग, तो क्या हो जाएगा? टू वेक्टर इंक्वायरी को रहा हो, टू वेक्टर हैविंग सेम magnitude but different direction, दो सदिश जिनके परिमाण समान है और दिशा अलग अलग है। तो कैसे बनाओगे डायरेक्ट चित्र? जैसे ये हुआ ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, देखो दोनों की डायरेक्शन बस अलग अलग है। ये आई कैप में है और ये वाला माइनस आई कैप में है। जे कैप तो ऊपर होता था, नहीं आए थे आप क्या उस दिन, जिस दिन ये डायरेक्शन बढ़ाए हैं? ऐसे होता है, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस जे कैप, और तुम्हारी तरफ के कैप और अंदर की तरफ माइनस के कैप, ऐसे होता है, ठीक है। तीसरा था ना ये, एक अगला है चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इकाई सदिश। क्या कहते हैं इसको? इकाई सदिश। अब बताओ ये क्या है? इकाई सदिश किसे कहते हैं? यहाँ इकाई माने एक होता है, कहते हैं ना इकाई दहाई, इकाई माने जिसमें एक अंक होता है। तो इसका मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही क्या हो? एक हो, है ना। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1, कितना हो अथवा यूनिट, एक ऐसा सदिश जिसका क्या हो? एक हो। जानते हो सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बराबर होता ही है परिमाण गुणे उसकी दिशा। सदिश बराबर क्या होता है बोलो? परिमाण इनटू इट्स डायरेक्शन। रुक जाओ, कुछ लिखना नहीं है, बस देखते चलो। तो अगर तुम इसका परिमाण एक कर दोगे, देखो सदिश या वेक्टर बराबर होता है, ये फार्मूला है, तुम जान लो। सदिश के पास दो ही चीज तो होती है, एक परिमाण और दूसरी दिशा। तो ये वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा
मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, बस यही दो चीज होती है और इसके पास कुछ होता ही नहीं है। अब मैग्नीट्यूड कितना कर रहे हो तुम, एक, तो फिर बचेगा क्या वेक्टर के पास, केवल डायरेक्शन बचेगी। अरे भाई 3 लिखा है तो 3 गुणे 1 करो चाहे ना करो उत्तर तो 3 ही आएगा ना, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। इसके पास बचा क्या, सिर्फ डायरेक्शन बची। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर मैग्नीट्यूड, ये ना लिखना, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अतः वेक्टर के पास केवल दिशा है। बोलो, दिशा ही बस ना बचेगी, क्योंकि वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू डायरेक्शन, तो वेक्टर बराबर हो जाएगा डायरेक्शन। तो आपसे पूछे कि यूनिट वेक्टर क्या बतलाता है, तो बता देना यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बतलाता है। मैग्नीट्यूड तो उसके पास होता ही नहीं है, तो यहां लिख दूं क्या, यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करना, यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर के पास केवल और केवल क्या होती है, डायरेक्शन होती है। यूनिट वेक्टर को लिखा कैसे जाता है ये भी बता दूं। यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है ईटा कैप से, इसे क्या पढ़ते हैं, ईटा, और ये क्या है, कैप। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इधर देखो, तो फार्मूला बताओ वेक्टर की, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये बतलाता क्या है, सिर्फ डायरेक्शन। अगर मैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन बस निकालूं, इसका मतलब कि मैं यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, तो फिर डायरेक्शन बराबर हो जाएगा, या डायरेक्शन अथवा यूनिट वेक्टर बराबर, बताओ अगर आपको ये चाहिए तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये ना समझ में आया हो तो बताओ कि नहीं आया, ये समझ नहीं आया क्या, अगर इसको इधर ही रहने दिए तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो अगर आपको कभी यूनिट वेक्टर चाहिए तो कैसे निकालोगे, वेक्टर बटे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और तुमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तो फार्मूला पता ही है, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ऐसा मैंने आपको करवाया था, याद करो। तो यूनिट वेक्टर बतलाओ सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करता है, दिशा रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा ए वेक्टर, ये क्वेश्चन है दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस अंडर रूट 3k कैप। फाइंड आउट इट्स यूनिट वेक्टर, इसका इकाई सदिश ज्ञात करो। ये वेक्टर दिया हुआ है और तुमको इसका इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, जबरदस्ती परेशान नहीं होने का कि अरे तो इकाई सदिश सुनी नहीं है। अरे भैया इकाई सदिश बराबर वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अर्थात ए वेक्टर बटे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लिख दो, वेक्टर बोलो क्या था, वेक्टर बोलो क्या है, जो लिखा हुआ है वेक्टर बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस रूट 3 बटे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स भी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं, अब इसके अंदर माइनस आता ही नहीं है। अब माइनस का आप 2 बार गुणा करोगे तो वो तो प्लस ही हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 3। तो यहाँ पर भी अगर आप करोगे
√3 का स्क्वायर। आंसर होगा क्या? आंसर होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस √3k कैप बटे, मैं अंडर रूट बोलो इसका 4 प्लस 9 प्लस 3 है ना, कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट 16। इधर इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ है ऊपर, इसलिए कंफ्यूज ना होना कि उल्टा सीधा लिख लो। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस √3k कैप बटे, इसका मैग्नीट्यूड 16, 16 का रूट 4, तो इसका यूनिट वेक्टर बना 2/4 i कैप प्लस 3/4 j कैप। यहाँ माइनस था शायद, नहीं प्लस ही था, माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस √3/4 k कैप, यही है इसका यूनिट वेक्टर। ये तुमको बड़ा लग रहा है पर बड़ा नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ी करेंगे। जब हमारे एग्जाम में आएगा तो बोलेगा यूनिट वेक्टर निकालो, तो हम तो सीधे ये सूत्र भी नहीं लिखेंगे, पहले हम ऊपर वेक्टर लिखेंगे, नीचे उसका मॉड लिख करके सीधे ये उत्तर ला देंगे। बोलो है ना, चलो लिख लो इसको जल्दी से। यही से है ना, एक क्वेश्चन दिया है 0. a वेक्टर बराबर, मैं से लिख देता हूं, दिया है a वेक्टर बराबर 0.5 i कैप। मास्टर यही पसंद नहीं है, अपने लिए बढ़िया अच्छा लिए थे और हमारे लिए 0.5 है ना, ना बनी तो कौन करेगा। तो फिर प्लस 0.8 j कैप प्लस ck कैप। और दिमाग खराब कर रहे हो, फिर अब अंक ही नहीं दे रहे हो, ck कैप क्या है ना। यदि यह वेक्टर एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर है, तो c का मान ज्ञात करो। बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन, और ये तो सेम आया है कई बार। कोशिश करने वालों की, चलो मुझे करना पड़ेगा क्या, कर रहे हो, अरे गजब। अच्छा मैं तुमको हिंट बताता हूं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो आप मैग्नीट्यूड इसका निकाल करके 1 के बराबर कर दो। आओ मैं करता हूं, देखो थोड़ा कठिन लग रहा है तुम्हें, इधर देखो, क्योंकि इसका ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यह एक क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो √x² प्लस y² प्लस z², इसका आंसर कितना आना चाहिए। यही तो वेक्टर का परिमाण होता है, और परिमाण कितना होगा इसका, हमेशा 1 होगा, कंफर्म है कि 1 होगा। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो अब इसकी वैल्यू रखवा दो, तो √x में 0.5 का स्क्वायर प्लस y में 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर, अब ये जो रूट लगा हुआ है ये बहुत दुखदाई है, क्योंकि ना तुमको 5 का 0.5 का रूट पता है ना कुछ पता है, इसलिए एक काम करते हैं, इसका झंझट ही खत्म कर देते हैं, दोनों तरफ लगा देते हैं स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा √0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। इससे ये रूट हो जाएगा कैंसिल, और 1 × 1 बराबर 1 ही आएगा। तो ये आपका हो गया खत्म,
रूट का काम खत्म। अब ये हो जाएगा 0.25 प्लस 8 अठाई 64, तो कितना हो जाएगा ये 0.64 हो जाएगा ना, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे 1 गुणे 1 बराबर 1, इसको जोड़ो तो आएगा 0.98 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। 89, 5 4 9 6 2 8 5 4 9 5 4 9 5 4 9 और सही है, कितना आ जाएगा 89, सही है ना, 89 गलत ना आए। सी स्क्वायर बराबर 1, अंक वालों को एक साइड कर लो और उनको एक साइड कर लो, तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0. सही है ना, तो सी स्क्वायर बराबर इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 0.11, तो सी बराबर अंडर रूट 0.11, यही इसका आंसर। वहां तक पहुंच गए थे, बहुत अच्छा। चले आगे, ये तो अपने से कर लिए हो, ये तो अभी सवाल लिख पाई है, कहाँ से चले आगे। अरे तो वहां के लोगों को तो लिख जाए। अभी क्या है कि इस बैच में एडमिशन भी तो नहीं हुए हैं, अभी कहाँ हुआ है एडमिशन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पता चला भाग गए। एडमिशन हो जाए इसके बाद फिर हड़काते रहो, अभी बड़े प्यार से रखना पड़ता है। एक बार एडमिशन हुआ फिर तो घर वालों को फोन लगा के बता सकते हैं कि ये पढ़त लिखत नहीं है, अब तो देखा ठीक रहेगा ना। अभी चले आओ, अभी कितने दिन डेमो चलेगी, अभी चलते ही रहेगी। तो डेमो ही तो चल रही है, हमारे लिए तो डेमो तब तक कहलाएगी जब तक एडमिशन नहीं होगा, है ना जी। एडमिशन माने डेमो खत्म। चले आगे, चलो अगर तुम वेक्टर को पहचानने लगे हो, थोड़ा थोड़ा वेक्टर से रूबरू हो गए हो, तो एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, ठीक है ना। एक वस्तु पर दो बल 3I कैप न्यूटन व 3J कैप न्यूटन कार्यरत हैं। एक वस्तु है, उस पर दो बल लग रहे हैं, एक ही वस्तु पर एक लग रहा है कितना 3I कैप न्यूटन और एक लग रहा है 3J कैप न्यूटन, ठीक है। आपको मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, आपको उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ट्रू व फॉल्स बतलाओ, ठीक है। पहला मैंने लिखा है, इसको F1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको F1 मान लेना और इसको F2 मान लेना। मैंने कहा F1 वेक्टर बराबर है F2 वेक्टर के, यहाँ डब्बा बना हुआ है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। दूसरा है F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है F2 वेक्टर के और डब्बा बना हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है F1 वेक्टर का कैप का मैग्नीट्यूड है F2 वेक्टर के कैप के, ये लिखा हुआ है। चौथा लिखा हुआ है F1 का कैप परपेंडिकुलर है F2 के कैप के, ये डायरेक्शन लिखा हुआ है।
आपको इसमें से ये देख करके बताना है कि क्या सही है। F1 वेक्टर परपेंडिकुलर है F2 वेक्टर के, या F1 वेक्टर पैरेलल है F2 वेक्टर के। यह डब्बा। चलो सर, आप KG1 पढ़ाते हैं क्या? ट्रू फॉल्स लिखवाते हैं? ऐसा तो हम KG1 में पढ़ते थे, ट्रू फॉल्स लिखना। चलो बताओ, पहला सही है। क्या F1 और F2 वेक्टर बराबर हैं? नहीं है। उनके केवल क्या बराबर हैं? देखो, F1 वेक्टर बराबर 3 न्यूटन आई कैप, F2 वेक्टर बराबर 3 न्यूटन जे कैप। तो भैया यहाँ बराबर केवल ये है, ये नहीं बराबर है, तो फिर वेक्टर कैसे वेक्टर बराबर तो दिशा भी होती है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? दोनों ये लाइन क्या बतलाती है? मैग्नीट्यूड। तो क्या मैग्नीट्यूड बराबर है? कितना कितना है? तो ये कैसा है? इसकी दिशा और इसकी दिशा बराबर है क्या? एक आई कैप में है, जे कैप में है, तो गलत है ना, लेकिन ये सही है। अब तुम कहोगे क्यों? ये जब मड लग जाता है तो तुम्हारे साथ तुमको 7वीं 8वीं पढ़ाए रहे होंगे कि अगर आप 7 का ये मैग्नीट्यूड निकालते तो ये 7 ही हो जाता था। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने को हटा देता है, ये डायरेक्शन है ही नहीं है, मैग्नीट्यूड लगा दिए तो क्या बताएगा? केवल परिमाण बताएगा, माइनस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, F1 वेक्टर परपेंडिकुलर है F2 के, तो F1 की डायरेक्शन किधर है? आई कैप में। F2 की डायरेक्शन किधर है? जे कैप में। है परपेंडिकुलर? नहीं है। परपेंडिकुलर माने क्या होता है? लंबवत। तो है दोनों एक दूसरे के लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए, तो बना रहे हैं। तो कैसा है ये वाला भी? ट्रू। जब ये परपेंडिकुलर फिर लिखा हुआ है कि F1 वेक्टर, ये डायरेक्शन बोल रहा था, हाँ डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। जब डायरेक्शन है तो उसका तो मैग्नीट्यूड उधर डायरेक्शन में जाएगा, पर जब परपेंडिकुलर हो गए तो पैरेलल कहाँ से होंगे? तो क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? ना आएगा, लिख लो, पीछे करें। देखो, यहाँ 2 तरह से जोड़ा करते थे तुम लोग जब पढ़े रहे होगे। एक था ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन और एक था रेक्टेंगल ये रूल ऑफ एडिशन, स्क्वायर रूल ऑफ एडिशन। ये आप लोगों ने पढ़ा था। आप जो भी पढ़े रहे हो, यदि 2 वेक्टरों को आपको जोड़ना है, जैसे देखो इधर देखो, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल ऐसे थीटा दिया हुआ है। तो अगर आपको इसके बीच का रिजल्टेंट चाहिए आर, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड यूज होता है और आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितने लोगों को ये फार्मूला याद है? हम सिर्फ बेसिक पढ़ाने जा रहे हैं, कोई वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, ताकि अगर आगे यूज हो तो तुमसे ये बने, है ना। यहाँ ए क्या है? ए क्या है बताओ? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बी क्या है बताओ? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है बताओ? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस फार्मूले को लगा करके आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं 2 वेक्टर के बीच का, ठीक है। अब कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं, अगर 2 वेक्टर के बीच का कोण कितना हो तो तुम कितना निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो थीटा बराबर 0 डिग्री है, एक बार थीटा बराबर 90 डिग्री है, एक बार थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो ये आंसर कितना आएगा? जैसे ये वाला एंगल है ना, 0 हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, 90 डिग्री है तो ऐसे ऐसे हो जाए, तो रिजल्ट क्या आएंगे ये बता रहे हैं। इसी सूत्र में रखना पड़ेगा, तो रखवाओ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। अरे इस बार 0 रखना है, cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी ये सूत्र याद आ रहा है? कौन सा फार्मूला है? हाँ बोलो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई ये सूत्र यही इसी का तो है, ये इसका इससे कैंसिल हो जाएगा रूट, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? ए प्लस बी। मतलब यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो दोनों जुड़ जाते हैं हमेशा। जैसे ये 2 है ये 3 है, तो ये इसका रिजल्टेंट 5 हो जाएगा। ये सीधे कह रहा है जोड़ दो, ठीक है। अगर हम इसको 90 डिग्री रखें तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो फिर बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब यूज होता है? जब अगर 0 का है तो करोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 -1 होता है, तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फार्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? a माइनस बी। अर्थात ये कहता है अगर एक वेक्टर 10 इधर है दूसरा इधर की तरफ है तो ये दोनों हमेशा क्या हो जाएंगे? सीधे सीधे घट जाएंगे। सेम डायरेक्शन है तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन है तो घटा दो। बीच के 90 डिग्री वाला है तो रूट लगाओ, फिर ये जैसे किया गया है। बात समझ में आई? बोलो। ना आई हो तो पहले तो बता दो क्या कि नहीं आई है। एक चीज और, अगर दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जैसे आपने यहां लिखा था ना ए और बी, अगर मैं कह दूं ये दोनों समान है तो फिर ये जो फार्मूला था आपका r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको ना लगा करके इस कंडीशन पर आप r बराबर 2a cos थीटा बाई 2 को लगा सकते हो, इससे वही आंसर आएगा। लेकिन ये लगेगा कब? जब दोनों परिमाण समान हो तभी ये लगेगा। अगर इसके अलावा आप इसको लगाने की कोशिश करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। r इक्वल टू 2ab cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? नहीं तो फिर बोलो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए 2a cos थीटा 2a, ये बड़ा लिखा हुआ है, पीछे करते हैं थोड़ा, इसको वो कर लें। क्या फार्मूला बताया हूं? r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। एक बार प्रूव करते हैं। देखो इधर मैं तुमको कुछ आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं। जैसे मान लो a बराबर b है तो बताओ कौन सा सूत्र लगाओगे, ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला। अगर नीचे वाले फार्मूला लग रहा है और एंगल यहाँ पर 0 डिग्री है तो आपका आंसर जो आएगा वो 2a आएगा। a क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 180 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट वो आंसर तुम रख सकते हो। 0 डिग्री तो 2a, 90 डिग्री तो रूट 2a, 60 डिग्री तो रूट 3a, 180 डिग्री तो 0, 180 तो a। सर ये समझ में नहीं आया हमको, ये लाइनें नहीं समझ में आई क्या है। सही है ना? देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये दो वेक्टर लिखे हैं, यहाँ मान लो 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सूत्र कौन सा लगेगा r निकालने के लिए? ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला, क्योंकि दोनों सेम है वैल्यू 4 4। तो तुमको यहाँ r निकालना हो अगर, तो तुम क्या करोगे? वो सूत्र लगाओगे। मैं सूत्र नहीं लगाऊंगा, मैं ये टेबल देखूंगा कि 90 डिग्री के एंगल का आंसर कितना सर ने बताया था। सर ने कहा था रूट 2a हो जाएगा या a रूट 2 हो जाएगा, वही बात है ना। तो मैंने कहा सीधा आंसर रख देता हूं, a का मान दोनों में सेम है, 4 रूट 2 इसका उत्तर आएगा।
अगर ये एंगल जैसे ये है, मान लो यहाँ 4 यहाँ 4, ये 60 डिग्री है। अब बोलो आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 60 है तो 4√3। 60 डिग्री पे √3 करके देख लें, एक बार सूत्र लगा के देख लेते हैं शायद आता है कि नहीं। अगर आ गया तो मान लेना कि ये सही है, शॉर्टकट इसको रट लेना फिर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले 60 डिग्री वाला कर लेते हैं मान लो। तो फार्मूला R इक्वल टू 2a cos 60/2, ठीक है। तो R इक्वल टू 2a कितना 4, तो 4 और cos 60 से ये हो जाएगा cos 30। cos 30 की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? √3/2। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4 इंटू √3/2, ये कैंसिल 4√3। ये देखो आ गया। तो बिना लगाए अगर आपको लाना है और ये एंगल है तो ये ना लगाओ, सीधे इसको याद कर लो। इसको भी करके दिखा देता हूं 90 डिग्री के लिए। R इक्वल टू 2a cos 90/2 45 हो जाएगा, और cos 45 की वैल्यू 2 इंटू a का मान 4। बताओ cos 45 कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2, यही होता है। तो एक काम करते हैं, इस 2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, गुणे 4 बटे 1/√2। एक ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं मैग्नीट्यूड बराबर है तो फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये टेबल याद कर लो बस। इस टेबल से अगर 0 डिग्री का एंगल बनता है तो आंसर जितना रहता है ये 2 में उसका सीधा जुड़ जाएगा, 4 दूना 8। 90 डिग्री रहेगा तो √2 गुना हो जाएगा, 60 डिग्री रहेगा तो √3 गुना हो जाएगा, 180 रहेगा तो 0, 120 रहेगा तो 1, किसी एक के बराबर। 120 का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये है, ये है, ये 5 है, ये 5 है, तो इसका R भी 5, तो A मतलब 5। आ गया समझ में? बाकी कहानी कल।